Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you about mean. So mean क्या होता है? Mean का मतलब होता है average. ठीक है, mean का मतलब just like average ही होता है. ओके, लेकिन mean हम क्यों कहते हैं? Average और mean में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो average और mean exactly तो सेम चीज़ें हैं, बट जो डेटा सेट है, जो साइज ऑफ द डेटा है, उस पर डिफरेंस हो सकता है. एवरेज हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल डेटा सेट के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और मीन जो है हम बिग डेटा सेट के लिए, अगर बिग डेटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, उसमें बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं, तो जब हम उस बिग डेटा का एवरेज निकालते हैं तो हम कहते हैं कि हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है तो हम बहुत ही नॉर्मल मेथड से मीन एवरेज निकालते हैं, तो हम उसको एवरेज कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे टर्म बोलूँ 1, 5, 6, 8, 10. ठीक है, इन 5 नंबरों का अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या है, ठीक है, या हो सकते हैं कि ये मेरे मार्क्स हों 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में किसी टेस्ट के, जिसमें कि मुझे आउट ऑफ 10 इतने नंबर मिले हर एक सब्जेक्ट में. ठीक है, जैसे कि ये इंग्लिश में मिले हैं, ये मैथ्स में मिले हैं, ये साइंस में मिले हैं, ये हिंदी में मिले हैं, ये सोशल साइंस में मिले हैं. ये मार्क्स है मेरे किसी क्लास टेस्ट के. तो अगर मैं पूछूं कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए, ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी कि सबको मैं ऐड कर दूंगी, और कितने सब्जेक्ट से मेरे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी. तो मैं बोलूँगी कि मेरे इतने एवरेज मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10. जैसे कि अगर मैं करूँ 1 + 5 + 6 + 8 + 10, ओके, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 फिगर्स है, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका टोटल क्या आएगा? ये 6, ये 12 + 8 20 + 10 30, 30/5. तो आंसर आया 6. यानी मेरे एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 6 मार्क्स आए हैं. ठीक है, आउट ऑफ 10 आई गॉट 6 एज ए एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट. अगर मेरे एवरेज मार्क्स आते, यानी कि अगर मेरे सारे सब्जेक्ट्स में बराबर नंबर आते, तो कितने नंबर आते? 6. एवरेज का मतलब यही होता है कि अगर सबके बराबर नंबर आते, जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर आप पूछो कि मान लीजिए किसी साल 20 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, अगर पूछा जाए कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के, तो अगर कोई कहे कि 60 मार्क्स आए, यानी कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो किसी के हो सकता है 33% नंबर भी आए हों और किसी के 100% नंबर भी आए हों. तो सबको जोड़ करके एवरेज मार्क्स अगर हम कहें कि 60% आए हैं, यानी कि सारे बच्चों के सम टोटल मार्क्स को जोड़ करके उनके नंबर से डिवाइड करने पे 60% बन रहे हैं. तो इसका ये मतलब होता है. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे कि ये एक डेटा दिया गया हुआ है. द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स. तो 100 मार्क्स का पेपर हुआ, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 30 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और उनके मार्क्स जो हैं वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक स्टूडेंट को 10 नंबर मिले हैं, एक स्टूडेंट को 20 मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को 36 मार्क्स मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को 50, 2 स्टूडेंट्स को 56, ऐसे ही नंबर सबके मिले हुए हैं, सबको नंबर मिले हुए हैं. तो हमें अगर एवरेज मार्क्स निकालना हो, यानी कि वो मार्क्स अगर सब बच्चों के बराबर नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब बच्चों के अलग अलग नंबर आए हैं, लेकिन अगर सब बच्चों के बराबर नंबर आते तो कितने नंबर आते, उसी को हम कहेंगे कि एवरेज नंबर. ठीक है, अगर सारे बच्चों के नंबर बराबर आते तो कितने आते, उसको ही हम उसका एवरेज कहेंगे. तो इसका हम एवरेज या हम उसको मीन कह सकते हैं. अगर हम इस डेटा से मीन कैलकुलेट करें कि वो परसेंटेज अगर सब बच्चों के बराबर आते तो क्या होती, उसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के डेटा को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी ऐसे. ठीक है, एक टेबल हमें ऐसे ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से. तो जब हम इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाने होंगे. ओके, देन 3 कॉलम्स बना करके सबको मार्क करना होगा. यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन कितने,
कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इसको हम XI से डिनोट करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन को XI से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी या कितने नंबर स्टूडेंट्स के आए हैं नंबर, उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, यानी FI से डिनोट करते हैं। फिर बाद में क्या है कि हम XI और FI का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है, XI और FI का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन हम 1 बाय 1 करके लिख देते हैं। 10 मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं, 36 मार्क्स मिले हैं, 40, 50, 56, देन 60, देन 70, देन 72, 80, 88, 92 एंड 95, ये नंबर मिले थे, ठीक है, ये नंबर मिले हैं बच्चों के। और कितने बच्चों को ये मिले, 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, एक बच्चे को 10 मार्क्स मिला है, दूसरे को एक ही बच्चे को 20 नंबर भी मिले हैं, 3 बच्चों को 36 नंबर मिले हैं, 4 बच्चों को 40 नंबर मिले हैं, 3 बच्चों को 50 नंबर मिले हैं, 56 जो है वो 2 बच्चों को मिले हैं, एंड देन 60 जो है वो 4 बच्चों को मिले हैं, 74 बच्चों को मिले हैं, 72 एक ही बच्चे को मिला है, एंड देन 80 भी एक ही बच्चे को मिला है, 88 जो है वो 2 बच्चों को मिला है, 92 3 बच्चों को मिला है, एंड 95 एक बच्चे को मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है और XI जिसको हम कह रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और हम XI और FI की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 10 इंटू 1 10 आ गया, ठीक है, 10 इंटू 1 10 आ गया, देन 20, ये 20 आ गया, ये 6 3 ज़ा 18 9 10 110 आ गया, एंड देन 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, ये 150, 6 2 ज़ा 12, 10 11 111, 6 4 ज़ा 24, and then 0 7 4 ज़ा 28, and then 72, तो ये हमारा 72 आ गया, ये 80, एंड देन ये 88 8 16, 8 2 ज़ा 16 16 17 176, देन 92 3 2 ज़ा 6 9 3 ज़ा 27, एंड देन 95, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल जो निकालते हैं उसको अगर उसको हम कैसे करते हैं, ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा XI FI, ठीक है। सिग्मा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़, ठीक है। तो ये पूरे फिगर्स को 10 20 100 इन सब नंबर्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको कि हम सिग्मा XI FI से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर सबको जोड़ें तो 1779, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। वहीं पे अगर हम ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटल इसको जोड़ें तो इसको भी हम डिनोट करते हैं सिग्मा FI से, ठीक है, सिग्मा FI से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, तो इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पहले भी बताया गया कि 30 स्टूडेंट्स है तो ये 30 ही आएगा, ठीक है। तो जो मीन है उसको ये आप इसको इस डेटा को आप इतने को रब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये लाइन रब हो जा रहा है। देन मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन को हम जो है सिग्मा x टू द बार डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है मीन, ठीक है। मीन का ये सिंबल है x बार, ठीक है, ये मीन का सिंबल है। देन x बार को अगर हम डिनोट करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, ठीक है, ये होता है हमारे मीन का फॉर्मूला। तो जब भी आप कोई भी मीन कैलकुलेट करें किसी भी डेटा को तो ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग में इस फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर देंगे सीधे वैल्यूज पुट करके और ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट बना के, तो हो सकता है आपका सवाल सही होने पे भी आपको फुल मार्क्स ना मिले।
तो इसलिए ये फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स आई एफ आई की ये है 1779 अपॉन 30, ठीक है। तो इसकी जो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 59.3, ठीक है। तो हमारा मीन क्या आ गया? मीन आ गया हमारा 59.3। तो अभी आपने देखा कि ये हमने मीन कैलकुलेट किया, बट इसमें क्या था कि ये बहुत ज़्यादा डेटा था। मतलब कि ये एक एक स्टूडेंट के बारे में हमें डेटा पता था कि इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से। बट मान लीजिए जैसे कि अगर सीबीएसई बोर्ड को ये करना हो कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, तो उनके पास तो डेटा सेट का पूरा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा, जिसको कि अगर वो एक एवरेज के थ्रू कैलकुलेट करें तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होगा कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए। हर एक फिगर पे उनके पास किसी के 10 आए होंगे, किसी के 11, किसी के 12। तो क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और तो फिर ये डेटा जो है काफ़ी बड़ा डेटा हो जाएगा, काफ़ी बिग डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो डेटा है, इस तरह से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। मतलब कि कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है, ठीक है। अगर हम इस डेटा को ग्रुप्ड कर दें, ग्रुपिंग कर दें इस डेटा की, तो ये डेटा जो सेट है इसकी हैंडलिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। कैसे इसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम इसी डेटा को अगर हम क्लास इंटरवल में तोड़ दें, जैसे कि अगर हम एक और अपने लिए टेबल बना के देखें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर इसी डेटा को हम एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। ये अगर हम क्लास इंटरवल में इसको तोड़ दें, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही रहने दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि क्लास इंटरवल में मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखा कि 10 नंबर कितने आए, 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 36 नंबर, एक एक नंबर को जा करके हमने विजिट किया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा क्लास इंटरवल बना दें कि 10 से लेकर के 25 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, तो कुछ डेटा सेट हमारे यहाँ से हट जाएंगे और इतना ज़्यादा जो नंबर है, इतने सारा जो डेटा है वो उसकी अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी अगर हम इस डेटा की ग्रुपिंग कर दें तो, ठीक है। जैसे कि अगर हम कर दें यहाँ पे कि 10 से लेकर के 25 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कह दें कि 25 से लेकर के 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। और फिर हम कहें कि 40 से लेके 55 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, फिर 55 से लेकर के 70 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। ये हम गैप लेते जा रहे हैं, 10 और 25 के बीच में हम देख सकते हो 15 का गैप है, 25 से 40 के बीच में 15 का गैप है, 40 से 55 के बीच में एक हमने गैप सेट कर दिया कि 15-15 नंबर का गैप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको अदरवाइज दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 से लेके 20 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच में कितने आए, 30 से 40, मतलब ये हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, बट दोनों के डिफरेंस बराबर होने चाहिए। देन उसके बाद हम ले सकते हैं कि 70 से लेकर के 85 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं कि 85 से लेकर के 100 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड पे जो ग्रेडिंग होती है कि किसको A+ मिलेगा, किसको A मिलेगा, किसको B+ मिलेगा, वो भी इसी के बीच के में इसी बेसिस पे होती है कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए, ठीक है। तो जो टॉप 1% बच्चे होते हैं उनको A+ ग्रेडिंग दी जाती है, कि मतलब कि जिनके भी 95 से 100 के बीच में नंबर आएंगे उनको हम A+ देंगे। तो वो भी ग्रेडिंग भी वो इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि एवरेज नंबर कितना निकला, फिर उस एवरेज को या उसको कह सकते हो कि मीन निकालने के बाद ही डिसाइड होता है कि कितने नंबर तक को हम A+ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो ये सब जो डेटा एनालिसिस है ये काफ़ी हमारे डिसीजन लेने में हमें काफ़ी मदद करती है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जो हम पहले डेटा सेट में देख रहे थे कि
10 नंबर एक बच्चे के है, 20 नंबर एक बच्चे के है, 36 नंबर एक बच्चे के है। तो इसमें आप देखना यहाँ पे कि 10 और 20 ये दोनों ही जो नंबर हैं ये हमारे इस डेटा सेट में लाई कर रहे हैं 10 to 25 के बीच में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 + 1, तो ये दोनों बच्चे हैं वो इसी क्लास इंटरवल के बीच में आ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट नंबर बिटवीन 10 to 25 इज 2, लिख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्लास आता है 25 से 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं। देन हम यहाँ देख रहे हैं कि 36 3 बच्चों के नंबर आए हैं और हमारी ये जो क्लास है वो यहाँ से शुरू होती है 25 to 40, 40 to 55। अब यहाँ पे 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, लेकिन अगर किसी भी क्लास इंटरवल की 40 अगर यहाँ पे अपर लिमिट होती है और यहाँ पे ये लोअर लिमिट होती है तो 40 को हम हमेशा इधर के लोअर लिमिट में इंक्लूड करेंगे, न कि यहाँ के अपर लिमिट में। ठीक है, वो हमेशा अपर हैंड पे ही रहेगा, वो हमेशा आगे सक्सेसिव वाले लिमिट के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पे 40 लिखा है, इट मीन्स कि 40 से कम। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि 25 to 40 लिखा है, इट मीन्स कि 25 to 39 तक जिन बच्चों के नंबर आए हैं वही लेना है आपको, उससे 40 को नहीं लेना है, 40 को एक्सक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 और ये 40, तो 40 को हम नेक्स्ट ग्रुप में रखेंगे, ना कि इस ग्रुप में। तो यहाँ 36 एक बच्चे के आए हैं तो वो इस ग्रुप में लाई करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देन उसी तरीके से 40 to 55, 40 to 55 अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 40, 50 और ये 56 दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। तो ये 4 + 3 दैट इज 7, 7 बच्चे जो हैं इस ग्रुप में लाई करेंगे। देन 55 to 70, 55 to 70 अगर हम चेक करें तो 55 to 70, देन ये हमारे पास आगे 56, 60 यहाँ तक। ठीक है, 70 को हम इस ग्रुप में नहीं, 70 को नेक्स्ट ग्रुप में लेंगे। तो ये हमारे पास आ गए 6, 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आ गए। देन 70 to 85, 70 to 85 अगर हम देखें तो ये 70 इसमें आएगा, 72 आएगा, 80 आएगा। ठीक है, यहाँ तक के बच्चे आएंगे, यानी 4 + 1 + 1 5 6। तो यहाँ भी हमें 6 स्टूडेंट्स मिले हैं जिनके 70 to 85 के बीच में नंबर आए हैं। वैसे ही 85 to 100 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं वो हम देखेंगे कि इसमें हम 85 में 88, 92, 95 ये तीनों ही डेटा सेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, 2 + 3 + 1 6, देन ये भी 6। तो अभी आपने देखा कि यही डेटा जो कि इतना बड़ा डेटा था, इतने सारे बच्चों के 30 बच्चों के अलग अलग मार्क्स और उनकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी, इसी डेटा को, वो जो डेटा हमने देखा अभी पहले यहाँ पे, ये जो डेटा देख रहे हैं ये है अनग्रुप्ड डेटा। पर इसी डेटा को अगर हमने क्लास इंटरवल्स में बांट दिया कि 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, क्लास इंटरवल में बांटने से क्या है, ये डेटा क्या हो गया, ये ग्रुप्ड डेटा का फॉर्म ले लिया इसने। इसी को हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इस तरीके से फॉर्म के डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और फिर इसकी मीन निकालनी और इजी है। ठीक है, इसकी मीन हम कैसे निकालेंगे, इस तरह के डेटा की मीन हम कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। बट आपको क्या याद रखना है, मीन का फॉर्मूला याद रखना है, वो है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मीन का याद रखना है। अलग से आप कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका भी, इस तरह के ग्रुप डेटा का भी हम मीन निकालना सीखते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, टेबल बनानी है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। ओके, तो टेबल बनानी है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन क्लास मार्क एंड देन fi। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ओके, जिसको कि हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, FI से। और ये क्लास इंटरवल जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क्स ऑब्टेन, एक एक मार्क्स हमको पता था जिसको कि हमने फ्रीक्वेंसी से इंटू किया और उसके बाद सिग्मा XI FI निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक क्लास इंटरवल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लेके चल रहे हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा XI क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा XI होगा उसको हम कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क, और उसको हम XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर के में हमें मार्क्स, इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स पता थे, अब यहाँ पे क्योंकि हमें मार्क्स पता नहीं है, हमने एक क्लास इंटरवल ले रखा है, तो क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का क्या तरीका है, जो यहाँ पे दो लिमिट्स दी है, ये जो पहली लिमिट होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इस लिमिट को हम कहते हैं ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरीके से आपका क्लास मार्क निकल आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लास मार्क निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्लास मार्क क्या आ जाएगा 5 3 2, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 17.5, ठीक है। वैसे ही हम नेक्स्ट का भी क्लास मार्क निकालेंगे, तो 25 और 40 के बीच का जो क्लास मार्क निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 32.5। तो इसी तरीके से आप देखते जाओगे कि 15 के डिफरेंस पे क्लास मार्क भी निकलने लगेगा, ठीक है। तो जब क्लास मार्क निकल जाएगा फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया हमने, फिर यहाँ पे हम क्लास मार्क लिखेंगे, ठीक है, क्लास मार्क, जिसको कि हम XI से डिनोट करते हैं, ठीक है, XI, और यहाँ पे वही हमारा FI इंटू XI ये यहाँ पे रहेगा। ओके, तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या क्या था, हम जल्दी से लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास था 10 to 25, और इसके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 2 थे। देन हमारे पास क्लास इंटरवल था 25 to 40, इसमें स्टूडेंट्स थे 3। देन हमारे पास क्लास इंटरवल था 40 to 55, इसमें स्टूडेंट्स थे 7। एंड देन हमारे पास था क्लास इंटरवल 55 to 70, इसमें स्टूडेंट्स थे 6। देन क्लास इंटरवल था 70 to 85, इसमें स्टूडेंट्स थे 6। देन क्लास इंटरवल था 85 to 100, इसमें भी स्टूडेंट्स थे 6, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालते हैं हम, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया था 17.5। देन 25 प्लस 40 यहाँ पे आ गया था 32.5। तो अभी आप देखिए कि 17 और 32 में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी 15 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम 15 आगे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 32 आ गया, 32 के बाद सीधे 47। तो यहाँ पे भी आपको बार बार दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके फिर उसका डिवीजन 2 से करके लेने की जरूरत नहीं। आप एक बार दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ 17 है, यहाँ 32 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 15 है, तो देन 32 से 15 आगे मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर सकती हूँ कि वो आ जाएगा 47.5 एंड देन 62.5, ठीक है, इस तरीके से। देन 77.5 एंड देन 92.5, ठीक है, 92.5। इस तरीके से मेरा क्लास मार्क आ गया। अब क्लास मार्क को मुझे किससे इंटू करना है, फ्रीक्वेंसी से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देन इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, देन इसका आ जाएगा 97.5 यहाँ पे आ जाएगा 97.5 एंड देन इसका आ जाएगा 332.5
देन अगर हम इसका करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और 6 5 ज़ा 30, 3 6 1 ज़ा 6 12 13 14 15 15 6 6 ज़ा 36 36 प्लस 5 37 375.0 एंड देन इसका अगर हम करें 6 5 ज़ा 30, 3 6 7 ज़ा 42 43 44 45 4 6 7 ज़ा 42 42 43 44 45 46, तो ये 465 एंड देन अगर हम लास्ट फिगर का करें तो 6 5 ज़ा 30, 6 12 13 14 15 1 6 9 ज़ा 54 55, देन ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये फिगर आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें फिर से क्या निकालना है, सिग्मा FI XI। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इन सबको ऐड करके। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 550 हो गया, ये 1 आ गया ऊपर, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1860। ठीक है, 1860 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो हमें पता ही है, सिग्मा, वो हमें क्वेश्चन में खुद ही दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्मा XI FI आ गया। और उसके बाद फिर से हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे मीन के। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, इसके फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये 1860 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 आएगा, तो हमारा मीन जो है वो क्या आ जाएगा, 62। ठीक है, तो ये हमारा मीन 62 आ गया। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमने मीन निकाला। लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने मीन निकाला था वो 59.3 था, और यहाँ पे जो हमने मीन निकाला है वो 62 है। इन दोनों में डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो मीन निकाला ये बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट, दोनों का डेटा सेट तो एक ही था, बट यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लेकर के जो है क्लास मार्क निकाला है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमको पता था कि किस बच्चे के कितने नंबर आए। ठीक है, हमें रेंज नहीं पता थी, हमें एक मार्क्स पता थे, लेकिन यहाँ पे हमने रेंज लेके चला है, जो कि हमारे बहुत लार्ज डेटा सेट को जो है, जब हम इसको लार्ज डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है कि बिल्कुल दोनों वैल्यूज इक्वल ही आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि लार्ज डेटा सेट को करने के लिए ये मैथड ज़्यादा इजी है, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली हम उस एवरेज के करीब ही रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमने निकाला मीन वो 59.3 था, यहाँ पे जो है वो 62 है। ठीक है, तो ये क्योंकि सेम डेटा सेट थे इसलिए इसमें इतना मार्जिन हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर बहुत लार्ज डेटा सेट का अगर हम इस तरीके से मीन निकालें तो उसमें इतना भी मार्जिन नहीं दिखता, बहुत ही मार्जिन दिखता है, बल्कि सेम ही आता है। तो ये एक तरीका है मीन निकालने का। और इस तरीके को हम जो हमने यहाँ पे अभी आपने देखा कि क्लास इंटरवल था, नंबर ऑफ स्टूडेंट था, क्लास इंटरवल से हमने क्लास मार्क निकाला। सबसे पहले क्लास मार्क को निकाला जिसको कि हम XI से डिनोट करते हैं, फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने FI और XI का समेशन लिया, सिग्मा FI XI एंड देन सिग्मा FI, एंड देन हमने मीन का फॉर्मूला रखा और उसको डिवाइड करके अपना मीन कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से मीन को निकालने के जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के अलावा दो मेथड और भी हैं। एक इसके अलावा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये दोनों मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन दोनों मेथड्स को। थैंक यू सो मच।